नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें। आतंकी की भाषा बोल रहे हैं पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर। ऑपरेशन सिंदूर से सदमे में अहमद चौधरी, और पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, चौधरी की गीदड़ भभकी। सिंधु जल संधि के निलंबन से तिल मिलाया है पाकिस्तान। बड़ी खबर इस वक्त की। आतंकी की भाषा बोल रहे हैं पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर। ऑपरेशन सिंदूर के सदमे में अहमद शरीफ चौधरी। पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, चौधरी का बयान वायरल हुआ है। सिंधु जल संधि के निलंबन से तिल मिलाया है पाकिस्तान। आतंकी की भाषा बोल रहे हैं पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर। ऑपरेशन सिंदूर के सदमे में अहमद शरीफ चौधरी। पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, और चौधरी का बयान। और हैरानी इस बात की कि ऑपरेशन सिंदूर में जिनके खुद के आर्मी चीफ 2.5 घंटे तक बंकर में छुपे थे, वो भारत को धमका रहे हैं। आतंकी की भाषा बोल रही है पाक सेना। मुनीर के बाद डीजी आईएसपीआर का बयान। आतंकी की भाषा बोलते हुए पाक जनरल। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से फेल हुई। भारत की मिसाइल और ड्रोन ने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी। नाकामी से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है पाक सेना। छात्रों के दिमाग में जहर और सिर्फ जहर भर रहे हैं पाकिस्तान के जनरल्स। हाफिज सईद और डीजी आईएसपीआर में कोई फर्क नहीं है। यकीन ना हो तो दो बयान आपको मैं सुना देता हूं। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। चीफ 2.5 घंटे तक बंकर में अपनी सांसें बंद करके छुप कर रहे कि कहीं हिंदुस्तान की मिसाइल ढूंढते ढूंढते मुझे ना ढूंढ ले। वो बाहर आकर धमकियां दे रहे हैं। ये तो हालत पाकिस्तान की आर्मी की है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। कमांडर भूषण दीवान, एक आतंकी और एक पाक जनरल की भाषा में कोई फर्क नहीं है, और सीधे तौर पे एक दिखाई पड़ रहा है कि अब पाकिस्तान की सेना एक जिहादियों की फौज, जिहादियों के जनरल्स वहां पर बन चुके हैं। कोई फर्क पाते हैं आप हाफिज सईद की स्टेटमेंट में और ये जो डीजीआईएसपीआर हैं अहमद शरीफ चौधरी के बयान में? सर बिल्कुल नहीं राजेश जी, जग जाहिर है, कई सालों से जाहिर है। तो अभी तो जब फौत हुए हैं इनके टेररिस्ट, तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, जनरल्स के ताबूत को कंधा दे रहे हैं यूनिफॉर्म पहन के। ये हाल है। और पाकिस्तान के पास आर्मी के नाम पे तो ये टेररिस्ट आर्मी ही है, जिसको ये पनाह दे रहे हैं, जिनको शय दे रहे हैं, जिनको चला रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं है। तो अभी भाषा का फर्क भी नहीं है, और ये सब आउटसोर्स किया हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी नहीं लड़ सकती, आउटसोर्स किया हुआ है टेररिस्ट को। वो मरेंगे तो मरने दो, 72 हुरों के पास जाएंगे। इस हिसाब से ये काम चल रहा है। वो भी मरने को तैयार है, पैसा मिल रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रहा है, 72 हुरें मिलेगी शायद। ये सब बातें, कोई फर्क नहीं राजेश जी, कोई रत्ती भर का फर्क नहीं। और हमारी पॉलिसी में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है, अब से हम नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स के बीच में कोई फर्क नहीं रखेंगे। ये जो निर्णय जो है एकदम सटीक समय पे आया है। हालांकि देर आए दुरुस्त है, बहुत पहले आना चाहिए था। इनमें कोई फर्क नहीं है जी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक आर्मी को यह पता नहीं लग पा रहा था सर कि कौन सी मिसाइल कहां आ रही है, कैसे रोकना है। ड्रोन उनके एयर डिफेंस को उड़ा रहे थे। जनरल मुनीर 2.5 घंटे तक सांसें बंद करके बंकर में छिपे हुए थे, और उनके डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं कि हम सांसें बंद कर देंगे। सांसें तो मुनीर ने बंद कर रखी थी 2.5 घंटे तक कि कहीं ब्रह्मोस मेरे पीछे ना आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी। इनकी काम कम,
एक्शन कम, बातें बड़ी बड़ी, ये इनका चलन है, ये इनकी चाल चलन शुरू से ऐसा ही है। तभी हर युद्ध में हारे हैं, फिर भी कहते रहते हैं हम जीत गए। 47-48 में हारे, 65 में हारे, शुरू ये करते हैं हारते, फिर हम हारते हमारे से एंड में 71 में हारे, 2 टुकड़े बट गए। अभी 99 में हारे, कारगिल में हारे। अभी क्या है, अभी तो 2 टुकड़े नहीं 5 टुकड़े बनने की तरफ चल पड़ा है पाकिस्तान। आप देख रहे हैं उनके पश्चिम से खैबर पख्तूनख्वा, तालिबान, बलूचिस्तान, सिंध, पीओजे के कितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट खड़ी हो गई है। जो धक्का दिया है ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने, वहां के सबके लोगों के मिलिट्री हुकूमत के अगेंस्ट, विरुद्ध एकदम तेज हो गया, रफ्तार तेज हो गई है और ये पाकिस्तान टूटने की कगार पे है। ठीक है सर, मैं लौटता हूं सर आपके पास एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। बांग्लादेश में फिर होने जा रहा बड़ा खेला, इस वक्त की बड़ी खबर। यूनिस दे सकते हैं अंतरिम सरकार से इस्तीफा। सेना और मोहम्मद यूनिस के बीच सब कुछ ठीक नहीं, तकरार चल रही है। यूनिस सरकार अवैध, दिसंबर से पहले चुनाव जरूरी। वकार उल जमान, बांग्लादेश में फिर होने जा रहा है तख्ता पलट। बांग्लादेश में फिर होने जा रहा बड़ा खेला। यूनिस दे सकते हैं अंतरिम सरकार से इस्तीफा। सेना और मोहम्मद यूनिस के बीच चल रही है तकरार। यूनिस सरकार अवैध, दिसंबर से पहले चुनाव कराए जाएं। वकर उज जमान जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है। बांग्लादेश में फिर होगा तख्ता पलट। नाहिद इस्लाम के हवाले से खबर। नाहिद इस्लाम वही छात्र जिसने शेख हसीना के खिलाफ पूरे आंदोलन की अगुवाई की थी, उसने अपनी अलग पार्टी बनाई। उन्होंने जानकारी दी है कि यूनिस किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। राजनीतिक दलों में कोई सहमति ना बन पाने के कारण जो है मोहम्मद यूनिस पर दबाव बढ़ रहा है। सेना और यूनिस के बीच जो है टकराव भी चल रहा है। खूनी गलियारा बनाना चाहते थे यूनिस, अमेरिका के लिए अराकान आर्मी को मदद देना चाहते थे, लेकिन सेना ने यूनिस के फैसले को नकारा और कहा कि हम तीसरे देश के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल होने नहीं देंगे। और ये यूनिस के लिए सबसे बड़ा सदमा था, क्योंकि अमेरिका ने उनको भेजा ही बांग्लादेश इसलिए था कि वो अराकान आर्मी की मदद के लिए उनके लिए दरवाजे खोले। लेकिन एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान, मोहम्मद यूनिस कह रहे हैं कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि मुझे भी इस्तीफा देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ वकार उज जमान ने साफ कर दिया है कि आपको इलेक्शन करवाने होंगे। आप देश के ऊपर इस प्रकार से बिना इलेक्शन किए राज नहीं कर सकते हैं। दिसंबर से पहले चुनाव कराइए। सर, कि उनकी कुर्सी हिल रही है, इससे पहले उन्हें तख्ता पलट किया जाए। मुझे तो मेलांकन है खुद इस्तीफा दे देंगे। उनको अमेरिका ने सपोर्ट किया हुआ है, बनाया हुआ है उस कुर्सी में। कब तक रहते हैं देखा जाएगा। और ये कहते हैं मानवता गलियारा, ये मानवता गलियारा नहीं है, ये अराकान आर्मी को मजबूत करने का, आर्म्स भेजने का तरीका है। ऊपर से कहते हैं हमारे रोहिंग्या जो हमारे भाई हैं बांग्लादेशी, उनको राशन, रसद, दवाइयां पहुंचाने का तरीका है। गलत। ये सारा कॉरिडोर है राखीन स्टेट में, ये किसके हाथ में है? ये ए माने अराकान आर्मी के हाथ में, जो म्यांमार की मिलिट्री जनता के टोटली बरखिलाफ है। तो सारा चीज वो हथियार लेंगे और उनको आर्म्स भी मिलेंगे। ये तरीका है अमेरिका का। क्यों? कि वो चीन के ऊपर काबिज होना चाहता है म्यांमार के थ्रू। और कल को हमको भी खतरा है। जो जू लैंड की बात हो रही है मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, वो भी हमें खतरा है। तो ये सब जो है रुकेगा। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है बांग्लादेश के जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी जाएंगे। जी चलिए, मैं लौटता हूं सर। एक और बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट के पास लौटते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी एक्सपर्ट का बयान। ऑपरेशन सिंदूर से सीखे अमेरिका, जॉन स्पेंसर ने कहा है। लापरवाह बना रहा तो लड़ाई में रौंद देगा चीन, स्पेंसर का बड़ा बयान। अमेरिकी हथियार काफी ज्यादा महंगे हैं, सस्ते हथियारों की जरूरत है। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट का बयान। ऑपरेशन सिंदूर से सीखे अमेरिका, जॉन स्पेंसर। लापरवाह बना रहा तो लड़ाई में रौंद देगा चीन, स्पेंसर का बयान। अमेरिकी हथियार काफी महंगे, ज्यादा खर्चीले,
चीन से अलर्ट रहे अमेरिका। डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर का बयान, सस्ते और हल्के हथियारों का इस्तेमाल पर फोकस करना होगा। सैन्य तैयारियों को तेज करे अमेरिका, ड्रोन और सस्ते मिसाइलों का निर्माण करे। ऑपरेशन सिंदूर से सबक ले अमेरिका, युद्ध में ड्रोन का तेजी से होगा इस्तेमाल और वो भी हल्के और सस्ते ड्रोन। मेक इन इंडिया की उन्होंने जमकर तारीफ की है। चलिए सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान, अमेरिका के एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं, अमेरिका को भी समझा रहे हैं उनके डिफेंस एक्सपर्ट की सुधर जाइए। मान लीजिए चीन आपके लिए एक बड़ा खतरा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन तक वॉर चली है, उसने एक ट्रेलर दिखा दिया कि आने वाले वक्त में छोटे किफायती ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, रॉकेट्स का इस्तेमाल होगा, मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। किस प्रकार से इस बयान को आप देखते हैं सर? राजेश जी, मेरा फौज में जो कैरियर रहा है भारतीय नौसेना में, मैंने खुद देखा है जो वेस्टर्न वर्ल्ड से हम हथियार लेते थे या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेते थे, उसके मुकाबले और नौसैनिक बेड़ा जहाज लेते थे, उसके मुकाबले में जो रूस से हम चीज लेते थे, रूस चीन एक ही सोर्स के लोग हैं, लेते थे, क्या ज्यादा सस्ते और ज्यादा कारगर रूस का माल था, वॉरफेयर था, वॉर सिस्टम थे, वेपन्स थे, एक्यूरेसी थी। और अमेरिका का थिंकिंग ये होता है कि बहुत पैसा लगा के बहुत ज्यादा एक्यूरेसी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अभी हमारे ऊपर एयरक्राफ्ट आ रहा है, हमारी टारगेट है, उस टारगेट पे एक तो पिन पॉइंट अटैक करने की कोशिश करें और एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से 3000 राउंड्स पर मिनट दाग दें, तो लगेगा कुछ ना कुछ तो लगेगा, इंस्टेड ऑफ पॉइंट अटैक, एरिया अटैक। तो ये उनका थिंकिंग है और यही चीन ने अपनाया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, चीन का कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर अमेरिका से बहुत कम है। तो ये जॉन स्पेंसर, मेजर जॉन स्पेंसर जो है, यूएस आर्मी के रिटायर्ड, बहुत साफ बात की है उन्होंने। इसका मैं ये देखता हूँ अमेरिका को सोचना चाहिए, जैसे इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है, अमेरिका से मिलके, जहां मैं वाइस प्रेसिडेंट था टीसीएस में, अमेरिका से मिलके हमारी आईटी इंडस्ट्री क्यों बनी, दुनिया को सप्लाई किया हमने सस्ते दाम पे। तो अमेरिका को चीन इंडिया के साथ मिलके, लाइक ब्राह्मोस रूस इंडिया ने किया है, मिलके और सारे आर्म्स यहाँ बनाए इंडिया में, तो क्या होगा, तो वो चीज बना पाएंगे, नहीं तो तड़पते रहेंगे, वो कर नहीं पाएंगे, तिजोरी खाली हो जाएगी। आज $30 ट्रिलियन है, पर धीरे धीरे उनका तकलीफ हो जाएगी। और चीन के साथ मुकाबला करने के लिए एक ही रास्ता बचा है, इंडिया के साथ कोलैबोरेट करो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, इसमें दोनों का फायदा है, इंडिया का भी और यूएसए का भी। जी सर, ये 4 दिन तक जो वॉर चली उसमें हमने देखा कि ड्रोन का काफी इस्तेमाल दोनों तरफ से हुआ। पाकिस्तान से आए ड्रोन्स को, चाहे वो चीन ने दिए हों चाहे तुर्की ने दिए हों, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको मार गिराया। मिसाइलें जो चीन की तरफ से भेजी गई, पाकिस्तान की तरफ से जो भेजी गई चीनी मिसाइलें, उनको भी मार गिराया गया। क्या ये एक कह सकते हैं कि फ्यूचर वॉर का एक ट्रेलर था कि आने वाले वक्त में अब पहले ड्रोन और मिसाइलों से प्रहार होगा, उसके बाद ही फिर जमीन या फिर समुद्र में जंग छिड़ेगी? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी, एयर डोमिनेशन करके आर्मी आगे पहुंचती है, एंड में आर्मी पहुंचनी, अगर आपने कब्जा करना है, अभी तो हमने कोई कब्जा करने की बात नहीं की है, तो स्टैंड ऑफ करके 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, चाहे वेस्टर्न कोस्ट, चाहे सी से, चाहे लैंड से, उनको तबाह करें। और उसके पहले जो आप कह रहे हैं ड्रोन की बात, पहले तो डिकॉय भेजा जाए। डिकॉय माने वो जाएगा, वो आदमी दुश्मन समझता है कि एक्चुअल है ये, उस पे वार करता है और जब उसको ट्रैक करता है। ये सब बातें नई चीजें आ रही है और सबसे खुशी की बात ये है, ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि इंडिया के फौजी तो हमेशा जांबाज थे, वीर थे। हमारी टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट है, दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आकाश तीर हो या ब्राह्मोस हो, जो भी चीज हो, तो ये बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन है हर फौजी के लिए, भारत में हर नागरिक के लिए, और दुनिया को भी समझ आ गया है कि भारत खाली वो पुराना बंदूकों से लड़ने वाला नहीं है। जी, ये बड़ी अच्छी बात हुई है जी। और सब कुछ मेक इन इंडिया के तहत हथियार हमारे बने थे, उन्होंने कमाल दिखाया है। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। टर्बुलेंस में फंस गई थी भारत की इंडिगो फ्लाइट, टर्बुलेंस में विमान को पहुंचा था काफी नुकसान, पाकिस्तान ने नहीं दी उतरने की परमिशन। ये बहुत खबर चर्चा में है। इंडिगो फ्लाइट की श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। टर्बुलेंस में फंस गई थी भारत की इंडिगो फ्लाइट,
लेकिन सबसे अहम बात कि पाकिस्तान की एटीसी से इन्होंने परमिशन मांगी थी लाहौर में उतरने की, लेकिन इनकार पाकिस्तान की तरफ से किया गया। यानी कि अब रिश्ते हर तरह से खत्म हैं। दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी फ्लाइट। 21 मई को ओलावृष्टि के कारण टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। श्रीनगर में विमान को लैंड करना था, लेकिन वो मुश्किल हुआ लैंड करना। पायलट ने पाकिस्तान से हेल्प मांगी। पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाना चाहता था पायलट, ताकि वहां पर टर्बुलेंस से बचा जाए और इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो पाकिस्तान में की जाए। लेकिन पाकिस्तान की एटीसी से संपर्क किया गया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, तो उन्होंने साफ तौर पर अपने एयर स्पेस में घुसने से इनकार कर दिया। फ्लाइट में 227 लोग सवार थे। श्रीनगर में करनी पड़ी थी इमरजेंसी लैंडिंग। विमान को पहुंचा था काफी नुकसान। जरा विमान के अंदर के जो हालात थे उस वक्त, वो मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स की राय हम लेते हैं। तस्वीरों को एम्बियंस के साथ प्ले कर दीजिएगा। चलिए, ये तस्वीरें उस वक्त की अफरा तफरी वहां पर मची हुई थी। कमांडर भूषण दीवान के पास हम चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान, पाकिस्तान के इस रुख पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर। राजेश जी, इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार इनके इतिहास में है, इनके रगों में कूट कूट कर भरा हुआ है। यहाँ तक कारगिल में जो इनकी नॉर्दर्न लाई आर्मी पकड़ी गई, फौजी पकड़े गए, उनकी उनकी बॉडीज ही लेने को तैयार नहीं थे। ये मुझे तो याद ये भी आता है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बारी माफ किया। माफ करना और मानवीय व्यवहार करना, ये वही कर सकता है जो मजबूत है। जो कमजोर है वो नहीं करता है, और ये तो शुरू से दिखा रहे हैं। इनका तो मतलब अपने लोगों को नकार देते हैं, हमारे आदमी है। बड़ा अफसोस होता है हमारा। जब अफगानिस्तान में भूकंप आया तो हमें अलाउ नहीं किया उन्होंने ट्रकों को जाने से थ्रू पाकिस्तान। ये मतलब थर्ड रेट कौम है, थर्ड रेट देश है। 22 अप्रैल के पहले क्या किया आसिम मुनीर ने, और 22 अप्रैल क्या किया, कलमा पढ़ो नहीं तो गोली मारो। ये अमानवीय लोग हैं। इनका एक ही इलाज है, टूटे सबका सब, सांप का फन जो है कुचला जाए। जी, और वो शायद वक्त आ चुका है। मैं लौटता हूं सर आपके पास और एक बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। रूस के दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। रूस से S-400 खरीद सकता है भारत। S-500 और Su-57 को लेकर भी बातचीत हो सकती है। S-400 के आगे फेल हो चुके हैं चीन तुर्की के ड्रोन और मिसाइलें। रूस के दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। रूस से S-400 खरीद सकता है भारत। S-5 डोभाल, जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले करिए। भारत के पास 3 स्क्वाड्रन S-400 के आ चुके हैं, लेकिन भारत कम से कम 5 स्क्वाड्रन और चाहता है। पुतिन के साथ हो सकती है मुलाकात। रूस के रक्षा मंत्री से मिलेंगे डोभाल। S-400 को लेकर बातचीत होगी। 5 स्क्वाड्रन की डील हुई थी, 3 आ चुके हैं, लेकिन भारत 5 स्क्वाड्रन और चाहता है। भारत को चाहिए S-400 के 5 कम से कम स्क्वाड्रन और, क्योंकि क्या S-400 कर सकता है वो हमने देख लिया है। S-500 को लेकर बातचीत संभव है। Su-57 को लेकर भी बातचीत पॉसिबल है। रूस भारत को खुद देना चाहता है Su-57। चीन के J-35 की काट बनेगा Su-57। चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान, एनएसए अजीत डोभाल का दौरा, रूस का सदाबहार दोस्त, पुराना दोस्त, लेकिन पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चुप्पी, क्या कुछ बदल सकता है सर? अवश्य बदलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। S-400 ने अपने आप को साबित कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर में। पर हमारा बॉर्डर बहुत बड़ा है, LAC भी 4000 किलोमीटर है, और ये LOC भी किया अभी, ये तो ट्रेलर है। बांग्लादेश भी तकलीफ जी आवाजें कर रहा है। तो ये और सेकेंडली S-500 जो है, 400 हमने इस्तेमाल किया तो कई चीजें, S-400 तो चीन के पास भी है। दूरगामी दुश्मन हमारा चीन है, उसके बरखिलाफ हमने ज्यादा काम करना है। पाकिस्तान तो फिर भी हमारे रेंज में है, तो उनको हमने
S-500 जो लेने का काम है ये अवश्य शुरू करना चाहिए। इसकी रेंज तो 650 किलोमीटर है और SU-57 भी हमें लेना चाहिए क्विकली। ये उसकी तो JF-35 की काट है ये, क्योंकि हमें तैयारी करनी है लंबे आगे वाले जो ज्यादा खतरनाक दुश्मन है, जिसको मैं बता रहा हूं अमेरिका भी एक किस्म से उकसा रहा है हमारे अगेंस्ट तक, तभी वो राखेन स्टेट और ये कॉरिडोर वाली बातें चल रही हैं। जी सर, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर भूषण दीवान सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। ग्लोबल ब्रेकिंग में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।